I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more if you feel this video is useful for you. तो हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, समाकलित दर समीकरण, समाकलित दर समीकरण. ये जो है समाकलित दर समीकरण, जैसे अगर मान लो ये A है, B B है और ये C C और ये क्या है, A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है. हम यहाँ पर क्या निकालते थे, रेट इक्वल टू, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है. और हम आपको बताए थे कि रेट जो है, रेट ला, उसमें रेट ला क्या होता है, रिएक्टेंट. ये जो है आपका, इसको dt या हम इसको प्रोडक्ट के रूप में भी ले सकते हैं. अब यहाँ पर ये जो है रेट ला में आपको कोई ये जरूरी नहीं है कि जो इसका स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, यही इसका पावर होगा और B का है B, तो यही इसका कंसंट्रेशन का पावर होगा. क्या बताए थे आपको कि ये इसके रेट ला में जो प्रतिकारक के सांद्रण का जो घातांक होगा वो इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसलिए हम A के जगह अल्फा और B के जगह बीटा, जहाँ पर ये जो है अल्फा बराबर A हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. इसी तरह ये जो है यहाँ पर ये जो बीटा है, बीटा ये B के बराबर हो भी सकता है या B के बराबर, B इज नॉट इक्वल टू B. तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो समीकरण है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अब ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसमें ये जो है, इससे आप बिल्कुल सटीक जो है रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये जो है दोनों के लिए इट इज नॉट कॉन्फिडेंट, ये जो उपयुक्त नहीं है उतना, ठीक है, ये जो है. और इसीलिए, और एक बात और है कि ये एक्यूरेसी नहीं देता है, ये एक्यूरेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं देता है. इसलिए हम इसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया की कोटि के लिए, भिन्न भिन्न ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होता है और वो समीकरण हमें क्या क्या देता है, वो समीकरण हमें टाइम देता है, समय. फिर उसके बाद कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स देता है, भिन्न भिन्न समय पर सांद्रण देता है. उसके बाद दर स्थिरांक के देता है और वो काफ़ी सटीक होता है. कौन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम सिर्फ दो पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जीरो कोटि के लिए प्रतिक्रिया के लिए हम जीरो कोटि की प्रतिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे. फिर उसके बाद प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे. तो ये जो है हमारा, तो सबसे पहले हम आते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन.
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए समाकलित जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो है किसी जीरो ऑर्डर की प्रतिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण हम कैसे करेंगे। अगर मान लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट, तो इसका तुम रेट क्या लिखोगे, माइनस डी। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट उसमें क्या था, आर के जगह हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर ए ले लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, ए है, और यहाँ पर डी टी। अब आइए इसका सांद्रण रेट ला हम लिखें तो के, और याद कीजिए रिएक्टेंट का पावर क्या होगा, जीरो, बिकॉज दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, के ए का पावर जीरो, यानी ये जो है आपका माइनस डी ए बटा में डी टी बराबर क्या हो गया, के ए जीरो। इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, किसी भी चीज का पावर यदि जीरो हो तो क्या हो जाता है, वन, यानी के। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, के, या में डी ए बटा में डी ए, ऐसे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहां से माइनस डी टी उठा करके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, माइनस के क्या, डी टी। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, तो माइनस डी ए माइनस डी टी को इधर भेज दिए। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। समीकरण 1 के दोनों ओर हम क्या लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ए। ये के कांस्टेंट है, दर स्थिरांक, तो ये हो जाएगा क्या, डी टी। अब यहाँ पर डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, और ये होगा कांस्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन, डी ए का इंटीग्रेशन ए, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और एक अपने मन से हम आई मान लेंगे, जिसको कि क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहां आई बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये देखिए आई बराबर, ये जो है आपका ए बराबर माइनस के टी प्लस आई। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जीरो ऑर्डर की प्रतिक्रिया है, रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, ए है। यहाँ पर क्या होगा, याद कीजिए रिएक्टेंट में माइनस साइन लगता था, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम, समय के साथ प्रतिकारक की सांद्रता घटती जाती है, इसलिए माइनस। यहाँ पर ये के और ये जीरो, ध्यान रखना, ये जो जीरो है जीरो ऑर्डर के लिए, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का होता तब यहाँ पर क्या होता, 1 हो जाता। ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाता, 1 हो जाता। ये जो है आपको ये जीरो जो है, अब यहाँ पर आप देखिए आई बराबर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखो जब टी बराबर जीरो, इसका मतलब जब अभी प्रतिक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब टी बराबर जीरो तो ए बराबर क्या होगा, ए जीरो। ये ध्यान दीजिए। अब आप ये मत कहिएगा कि ये ए जीरो ऊपर है, ये ए जीरो नीचे है। ये आपका ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए है,
क्योंकि दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, और ये जो है A0 ये प्रारंभिक सांद्रता है, और ये जो है A ये क्या है, आफ्टर t समय के बाद है। लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। जहां A0 बराबर A की प्रारंभिक सांद्रता, और A क्या है, A जो है समय, कुछ समय बाद यानी t समय बाद क्या सांद्रता, किसकी सांद्रता, A की सांद्रता A है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो है ये जीरो बता रहा है कि जीरो ऑर्डर के लिए, और ये जीरो जो नीचे है ये बता रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। अब जो है यहाँ पर, अब देखो t बराबर 0, A बराबर A0, इस समीकरण में हम रखेंगे इनका मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो A बराबर क्या हो जाएगा, A0, कौन वाला, नीचे वाला जीरो, ना कि ऊपर वाला, बराबर माइनस K। अब देखो t बराबर क्या माने हो, 0 प्लस I, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A0 बराबर, ये हो जाएगा 0 प्लस I, यानी I बराबर क्या होगा, A0। इसको तुम मान लो, समीकरण 3 मान लो। अब यहां से I बराबर A0 का मान समीकरण 3 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, 2 में रखो I के जगह, तो सबसे पहले क्या है, A बराबर माइनस क्या KT, और I के जगह क्या रखेंगे, I के जगह रखेंगे A0। तो अब यहाँ पर ये KT को इधर खींच लो, तो ये जो है KT बराबर A0 माइनस ये इधर आया क्या होगा A। तो यहाँ पर अब जो है हमारा KT बराबर इतना आया, तो हम यहाँ पर K या T बराबर निकाल सकते हैं। K बराबर क्या हो जाएगा, A0 माइनस A बटा में क्या T, ये जो है हमारा क्या निकल गया, या T बराबर भी तुम निकाल सकते हो, T बराबर इतना बटा में क्या होगा K। तो ये अभी इसमें कुछ और बता देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देना, ये गलत लिखा गया था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी जो तुम्हारा समीकरण आया K बराबर 1/t A0 माइनस A बराबर 1/t A0, और ये, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटा में T, या में लिख सकते हो क्या, T बराबर A0 A बटा में K। ठीक है। अब देखो ये जो है ये प्रथम जीरो कोटि की प्रतिक्रिया के लिए क्या है, इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग समाकलन दर समीकरण है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर की प्रतिक्रिया के लिए, जो कि हमारा हेडिंग था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड, ये जो है इसको सूचित करते हैं क्या, टी हाफ से, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिए, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल, ये क्या है, अर्ध जीवन काल जो है, अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड, ये क्या है,
जितने समय में किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी हो जाए, जितने समय में किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी हो जाए, उस समय को हम कहते हैं अर्धजीवन काल। क्या कहते हैं? अर्धजीवन काल कहते हैं। अर्धजीवन काल। यहाँ पर ये जो है आपका ध्यान से देखिएगा कि अर्धजीवन काल यानी जब समय आधा बीत गया हो, जब समय आधा बीत गया हो, यानी हम क्या लिखेंगे? जब t बराबर t हाफ, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a0/2। यहां पर ध्यान देना होगा कि जब समय आधा बीत जाए तो हमारी पदार्थ की मात्रा भी प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाए, क्योंकि a क्या है? t समय बाद की मात्रा, और a0 क्या है? जब a की मात्रा है तब, जब t बराबर 0 हो। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका a0 प्रारंभिक मात्रा है और ये क्या है? कुछ समय बाद की मात्रा है। तब यहाँ पर इसको आप इसमें रखो तो t बराबर कितना होता है? a0 बटा में क्या? k, और ये है a, यही है ना? अब देखो यहाँ पर ये t बराबर, अब तुम t की जगह t हाफ रखो, t हाफ, और ये है तुम्हारा a0 बटा में k। ठीक है, k क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा, ये a के जगह क्या लिखोगे? a0 बटा में 2। तो एक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक है a0 और ये आधा है। एक में से आधा गया, कितना बचेगा? आधा। यानी क्या बचेगा? a0 में से a0 का आधा चला गया तो कितना बचेगा? a0 बटा में 2 यानी आधा, और ये k है तो ये देखो t हाफ। ध्यान से देखिएगा, ये जो है t हाफ बराबर a0 बटा में k 2k। ठीक है, या k बराबर इतना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? अर्धजीवन काल। 0 कोटि की प्रतिक्रिया के लिए, 0 कोटि की प्रतिक्रिया के लिए अर्धजीवन काल हम ये कैसे निकाले? तो ये अर्धजीवन काल 0 कोटि की प्रतिक्रिया के लिए हमने क्या किया कि 0 कोटि के लिए जो समाकलित इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसके आधार पर हमने क्या कर लिया? उसके आधार पर हमने 0 कोटि की प्रतिक्रिया के लिए अर्धजीवन काल निकाल लिया। इसमें कुछ नहीं है। जब समय हो गया आधा, जब समय हमारा, यहाँ पर ध्यान दो, जब समय t बराबर 0 था तो a का सांद्रण कितना था? a0। और जब कुछ समय बाद, यानी जब समय कुछ बीत गया, यानी t समय बाद, तो क्या हो गया? ये जो है a बराबर a। इसका मतलब है कि ये कुछ समय बीतने के बाद की मात्रा है और ये a0 है, ये आपने लिया है प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर a बराबर, जब समय आधा बीत गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो मात्रा है t समय बाद वाली, ये कितनी बची रहेगी? प्रारंभिक मात्रा की आधी बची रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम्हारा 0 ऑर्डर प्रतिक्रिया के लिए अर्धजीवन काल है, जिसको कि हम t हाफ से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर एक बात तुम देख रहे हो, t हाफ जो है, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। इसका मतलब क्या कि t हाफ जो है अर्धजीवन काल प्रारंभिक मात्रा का सीधा समानुपाती होता है। यानी अगर प्रारंभिक मात्रा बढ़ेगी तो t हाफ भी बढ़ेगा, प्रारंभिक मात्रा घटेगी तो t हाफ अर्धजीवन काल भी क्या होगा? घटेगा। यानी यू कैन से दैट t half, that is the half life of a substance, is directly proportional to its initial concentration। कोई दिक्कत? यहाँ पर आप देख रहे हैं t हाफ, ये 0 ऑर्डर के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 0 ऑर्डर के लिए था। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण।
प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के लिए O क्या था, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए। अब यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले तो ये देखो, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, ये है प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट जो है, रेट बराबर क्या होगा, K का पावर A, यानी रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A। अगर मान लो 2A रहेगा और ये प्रोडक्ट माने प्रतिफल, तो तब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती A है, 2A है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा कौन सा ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A कितना होगा, 1, ये ध्यान देना होगा। और यदि मान लो 2 प्रतिकारक हो, प्रोडक्ट ये जो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या तो A होगा या B होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे कितना भी हो, जब हमारा क्लियर हो गया फर्स्ट ऑर्डर प्रतिक्रिया है, तो इस या तो A या B, पावर क्या 1 या 1 देना ही है 1 के लिए। तब यहाँ पर सपोज करो कि हम कोई एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तो A एरो और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर माना कि A की प्रारंभिक मात्रा बराबर A मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, A मोल पर लीटर कहिए, अभी हटाइए यहाँ से, A मोल पर लीटर। और यहाँ पर ये A की प्रारंभिक मात्रा है A मोल पर लीटर। अगर मान लो कुछ समय बाद कुछ समय बाद A की विघटित मात्रा मान लो X मोल पर लीटर, तो कुछ समय बाद A की शेष बची मात्रा क्या हो जाएगा, A माइनस X होगा कि नहीं, मोल लीटर इनवर्स। हमने A की प्रारंभिक मात्रा A मोल पर लीटर और कुछ समय बाद A की विघटित हुई मात्रा कितना X, तो A लिए थे, X विघटित हो गया, तो शेष कितना बचा A माइनस X। ये कब प्रारंभिक मात्रा कब, जब t बराबर 0, और A की विघटित मात्रा ये कब, जब t समय बाद, इसका मतलब जब t समय बाद इतना निकल गया, हमने लिया कितना था A, निकल गया X, बचा कितना A माइनस X। अब यहाँ पर आपको हम पढ़ाए थे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती A माइनस X, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती A माइनस X। और रेट ऑफ रिएक्शन को याद कीजिए क्या मानते थे, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या मानते थे, dx बटा में dt बराबर क्या A माइनस X। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया dx बाई dt A माइनस X। तो यहाँ पर ये जो है इसको 1 मान लो। अब देखो यहाँ से dx, यहाँ से A माइनस X इधर लाओ, A माइनस X और बराबर में क्या dt। अब यहाँ पर ये जो है dx, अब इसको तो मान लो 2 मान लो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ
साइड्स दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए dx बटा में a माइनस एक्स, और ये होगा, ये पहले इसका ये हो जाएगा आपका dt। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो समानुपाती है यहाँ पर एक k छूट गया है, तो k और ये हो जाएगा k dt। तो ये होगा k कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dt। अब देखो dx बाई a माइनस एक्स, सबसे पहले आप ये देखिए dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस log x। तो ये जो है ये log दो प्रकार का होता है, यह ध्यान देना होगा थोड़ा सा। log ये जो है log ln, ये एक्चुअली में 2.303 log होता है। तो ये जो ln है, अभी हम यहाँ शॉर्ट में काम चलाएंगे। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log x, तो dx बाई a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस log a माइनस एक्स, और ये होगा k तो कांस्टेंट है, जिस तरह से dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ये होगा, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t, और एक जो है i जोड़ देंगे। i क्या है, i जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहां i इक्वल टू इंटीग्रेशन स्थिरांक या नियतांक, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब ये जो है आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर जब तुम समय ले लो t बराबर 0, तो x क्या है, विघटित हुई मात्रा है। जब हमारा अभी प्रतिक्रिया शुरू नहीं हुआ है तो x बराबर क्या होगा, 0। जब t बराबर 0 तो x बराबर भी क्या होगा, 0, और इनका मान समीकरण 3 में रखेंगे। इनका मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर क्या होगा, t बराबर 0 और x बराबर 0 रखो, तो ये log a माइनस 0, x के जगह 0, और k t बराबर 0 रखो, ये हो जाएगा k गुणा में 0 प्लस i। तो i बराबर, ये तो 0 हो गया, i बराबर क्या बचा, माइनस log a बराबर i। इसको तुम मान लो समीकरण 4, यानी i बराबर कितना है, माइनस log a, और इस समीकरण 4 से i का मान तुम समीकरण 3 में रख कर देखो। तो पहले एक काम करो, तो जगह है नहीं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आया है माइनस log a। अब जो है समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है log a माइनस एक्स kt प्लस i। अब यहाँ पर i के जगह ये वाला यहाँ पर रखना है, तो इसको ले लो पहले, माइनस log a माइनस एक्स kt, i के जगह क्या लिखोगे, माइनस log a। इसको मान लो समीकरण, उसमें कितना हुआ था, 4, इसको 5 रख लो। अब देखो यहाँ पर ये जो है तुम्हारा, इसको kt है, तो kt इसको इधर फेंको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये पहले से यहाँ पर ये क्या है, log a, और ये क्या है, log a माइनस एक्स। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, kt बराबर, ये माइनस था ना, यहाँ आया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका log a माइनस log क्या होगा, a माइनस एक्स। अब एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a बटा b। तो log a माइनस log b बराबर क्या होगा, log a बटा में log b, और ये हो जाएगा क्या, kt। इसको हम कर ले समीकरण 6। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे आगे चल के। इसमें समीकरण 6 को याद रखना, समीकरण 6 का यूज हम एक बार और बताएंगे आपको कि क्या है।
एक्चुअली में के जो है, अगर यहाँ से टी यहाँ नीचे कर दो तो के इज द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आफ्टर टाइम कंसंट्रेशन एट आफ्टर टाइम टी ए माइनस एक्स, यानी ये ए और ए माइनस एक्स का क्या है, अनुपात है। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एक्स शेष बची मात्रा है टी समय बाद, बताए थे उसमें स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर तुम के टी बराबर लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से तुम यहाँ अगर टी बराबर, तो ये क्या होगा, ये होगा लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, और बटा में क्या होगा ये के। अब देखो आपको बताए थे हम, ये जो लॉग है, ये इस लॉग को हटाओगे और उस रूप में जाओगे तो क्या होगा, 2.303 लॉग। तो यहाँ से इस मान को रख दो, तो t बराबर, या इसको k अगर यहाँ करोगे तो t यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, ये होगा 1/k। अब देखो लॉग का क्या होगा मान, 2.303 लॉग अपने असली रूप में आ गया। और यहाँ पर a बाई ए माइनस एक्स, ये एक अति महत्वपूर्ण इक्वेशन है। ये जो है t, अगर तुम k निकालना चाहते हो तो बस k को यहाँ कर दो, t यहाँ आ जाएगा, 2.303 बटा में t लॉग a बाई ए माइनस एक्स। ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये t जो है, t भी निकाल सकते हो, k भी निकाल सकते हो। k क्या है, रेट कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो है, अब ये चीज़ देखो, ये जो लॉग यहाँ सूत्र था एक, और ये जो लॉग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो इसको हमने यूज किया शॉर्ट में लिखने के लिए। जब भी यह अब न्यूमेरिकल के लिए जब यहाँ हमारा इक्वेशन तैयार हो गया तो अब इस लॉग को यहाँ से हटा देंगे और इस लॉग को इस रूप में रख लेंगे। अब देखो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेना। ये ए क्या है, ए है तुम्हारा, ए बराबर प्रतिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता। और याद करो उसमें क्या माना था, उसमें भी माना था A0। और ए माइनस एक्स क्या है, ए माइनस एक्स है t समय बाद ए की सांद्रता। उसमें क्या माने थे हम लोग, इसके पहले क्या माने थे, a। तो अब जो है इस रूप में इसको डाल दो, तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटा में k, और ये हो जाएगा लॉग a के जगह क्या लिख सकते हैं, A0 A0, और a माइनस एक्स के जगह क्या हो जाएगा, a। ठीक है, ये चीज़ देखो। अब यहाँ पर इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये याद रखना, दिस स्मॉल a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a एंड a माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a। remaining concentration of reactant A after time t. So you can write this equation for first order reaction, and this is also integrated rate equation for क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ A0 एंड A क्या है, A is equal to A0, that is the initial concentration of reactant A, and A minus X is also equivalent to क्या, A। यहाँ पर अब यहाँ ये फिर इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो, यहाँ K, यहाँ आएगा T। अब देखो एक चीज़, हम इसको फिर ये इस रूप में ले लेते हैं, ln के रूप में लॉग को। तो ये कर दो, इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, KT बराबर, इसको छोटा रूप करो क्या हो जाएगा, ln। और ये देखो
ये हो जाएगा A0 बटा में A। ये देखिए ये भी एक सूत्र है। अब आओ हम अगर A0 बटा में A अगर हम करते हैं तो ये log का एक और रूप होता है E। log के 3 रूप होते हैं E, ln और log। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ln एंड log बता चुके हैं। ln इक्वल टू 2.303 log। तो ये जो है हमारा ये क्या है, ये 3 फॉर्म्स ऑफ log। यू कैन राइट एनी वन ऑफ दिस 3। तो यहाँ पर ये जो है क्या है, kt बराबर इतना, तो log इतना बराबर क्या होगा, ये e और ये चला जाएगा पावर में क्या kt, ये चला जाएगा पावर में। अब देखो अगर तुम इसका एक, ये अपने आप में एक इक्वेशन है, ये भी एक अपने आप में इक्वेशन है। अब देखो तुम इसको रिवर्स कर दो, a और ये क्या हो जाएगा A0 A0, तब ये उल्टा हो गया ना, तो ये यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस e का पावर माइनस kt। ये अपने आप में एक रिएक्शन है न्यूमेरिकल के लिए। अब देखो यहाँ पर इसलिए a बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा A0 e टू दी पावर माइनस kt। दिस इज आल्सो द क्या है रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है हम इसको फर्स्ट ऑर्डर इंडिकेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये है आपका। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ये जो हमारा अभी आया था समीकरण t बराबर क्या आया था 2.303 बटा में k log a बाई a माइनस x, या t बराबर 2.303 बटा में k log a0 बटा में a। ये दो समीकरण आया था फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर जो है के लिए इंडिकेटेड रेट इक्वेशन जो है। अब यहाँ पर देखो ये जो t हाफ है, यहाँ टाइम, जब टाइम t बराबर t हाफ तब क्या होगा, ये जो है ये a है, a क्या होगा, a होगा प्रारंभिक मात्रा का आधा। क्या कहता है अर्ध जीवन काल की परिभाषा क्या है, वह समय जितने समय में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी हो जाए। तब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ t बराबर क्या रखेंगे t हाफ और ये हो जाएगा 2.303 बटा में k log। अब देखो ये जो है तुम्हारा क्या है A0, या यहाँ पर a भी मान सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या है A0 ये तो हो गया A0, और फिर a के जगह पर कितना रखोगे, नीचे वाला जो a है a के जगह पर कितना रखना पड़ेगा A0 बटा में 2, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2.303 बटा में k, और ये जो है log A0 गुणा में 2 बटा में A0, ये कट गया, क्या बचा log 2 2.303 बटा में k log। अब यहाँ पर क्या बच गया ये 2, तो ये जो है t हाफ log 2, यहाँ पर log 20 का मान होता है 3010 log 2 का मान, 2 में कितना अंक है 1 अंक, 1 में से 1 गया 0.3010। इसको न्यूमेरिकल में बताएंगे हम कि ये जो है आपका log 2 का मान 0.3010, क्योंकि log 2 का मान log 20 से निकालते हैं, 3010 होता है। log 2 का मान यहाँ पर पुट करो 2.303 बटा में k, और log 2 का मान 0.3010, तो ये हो जाएगा कितना ये गुणा करो इसमें,
तो 0.693 बटा में के, और ये हो गया टी हाफ। ये देखो, ये जो तुम्हारा है ये प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल है। तुम यहाँ भी ले सकते हो इसको, क्या लोगे इसको, ए बराबर, ये प्रारंभिक मात्रा को कितना मानोगे ए, और a माइनस एक्स को क्या मानोगे a बटा 2, तो क्या हो जाएगा a बाई 2, a गुणे 2 बटा में a कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा log 2। बिल्कुल जिस तरह से हम इसमें निकाले हैं। तो ये रहा तुम्हारा हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे, इसके पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर and half life period for zero order reaction, and after that we have studied integrated rate equation for first order and half life period for first order reaction। तो ये जो है ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और आज यहाँ पर ये जो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल है टी हाफ, इसमें देखो प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, इसका मतलब है कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर टी हाफ की जो मात्रा, टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और उसमें क्या था, उसमें था क्या कि टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता था। तो ये टी हाफ किसके लिए है, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।